स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल के बारे में आज की क्लास है। ज्यूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस जबकि हमें लॉ के ओरिजिन के बारे में जानना है, उसके डेवलपमेंट के बारे में जानना है, अगर हमें ये पता करना है कि कानून कैसे बना, कैसे कैसे उसकी थ्योरीज निकल के आई, कैसे कैसे उसने डेवलप किया, तो हम किसे एक्सेस करते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस को, यानी कि विधि शास्त्र को। और इसी के स्कूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्कूल्स मतलब इसकी अलग अलग जो थिंकिंग की जो ब्रांचेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब थिंकर्स थिंक स्टफ, इसमें अलग अलग कोई थिंकर्स है जिन्होंने सेम आइडिया पे जब वो अपनी बात कहते हैं तो उनको हम स्कूल्स की क्लासिफाइड करते हैं। द थिंकर्स हु हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ थिंकिंग आर पुट इन अ स्कूल ऑफ थॉट। तो मेजरली अगर हम बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के 5 स्कूल्स है, जिसमें हम नेचुरल स्कूल्स को रखते हैं, हिस्टोरिकल स्कूल को रखते हैं, सोशलॉजिकल स्कूल को रखते हैं, एनालिटिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल। नेचुरल स्कूल्स में से ही फिलोसफिकल स्कूल डेवलप हुआ है। कई बार हम इसको एक जैसा मान लेते हैं, हम फिलोसफिकल स्कूल का मतलब ही नेचुरल स्कूल समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसी में से डेवलप हुआ है, सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। तो आज की जो ये क्लास है वो नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में है। नेचुरल लॉ स्कूल बेसिकली क्या सोचते थे, उन्होंने क्या बात कही, वो है लॉ और मॉरल में उन्होंने कनेक्शन के बारे में बात कही है। उनका ये मानना था कि जो लॉ है वो मस्ट बी जस्ट एंड फेयर, उसे जस्ट और फेयर होना चाहिए लॉ को। इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो लॉ था वो इम्यूटेबल और इटर्नल था। इम्यूटेबल इटर्नल का मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता है, हर स्थिति में एक जैसा ही रहता है, उसको ही हम इम्यूटेबल और इटर्नल कहते हैं। दीज लॉज आर अ कंस्टेंट बॉडी ऑफ परमानेंट ट्रुथ। इनका ये मानना था कि जो लॉ में जो लगातार जो चल रहा है वो परमानेंट ट्रुथ है, वो हमेशा ही चलता रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। ह्यूमन बिलीफ या एटीट्यूड से वो कभी भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये इनका मेन जिस्ट था, और इसी मेन जिस्ट को लेते हुए जो थिंकर्स थे उन्होंने अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनका जो निचोड़ जो एब्स्ट्रैक्ट निकल के आया वो यही था कि जो लॉ है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो एक परमानेंट ट्रुथ को लेके चलता रहता है और ह्यूमन बिलीफ्स और उसके एटीट्यूड से कभी इफ़ेक्ट नहीं होता है। हम नेचुरल लॉ स्कूल्स को ही मॉरल लॉज, डिवाइन लॉज या लॉ ऑफ रीज़न, लॉ ऑफ गॉड के नाम से भी पहचानते हैं। नेचुरल लॉ इज़ बेस्ड ऑन एन प्रायर प्रपोजिशन। प्रायर प्रपोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो नॉलेज हो गई है उसको हम किसी भी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बिना जब गेन करते हैं तो उसे हम प्रायर नॉलेज कहते हैं। जैसे कि नेचुरल लॉ स्कूल मानता है कि ये प्रायर नॉलेज पे बेस्ड है। कहने का मतलब इसमें जो भी लॉज है, इसमें जो भी नॉलेज है, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपके पास कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, कोई प्रायर नॉलेज आपके पास नहीं होनी चाहिए, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मतलब कई बार जैसे होता है कि हमें कोई नॉलेज अगर गेन करनी है तो उस नॉलेज को जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमारी जो प्रायर नॉलेज है, जो हमारा पूर्व ज्ञान है, जो हमने और कोई चीज़ उससे पहले समझी है, उसे हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता था। लेकिन जो नेचुरल लॉ है वो ये मानता है कि हम इस लॉ को, इसकी थ्योरी को समझने के लिए आपके पास प्रायर नॉलेज का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पोस्टीरियर नॉलेज कहता है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि किसी भी नॉलेज को जानने के लिए जो कि एक्सपीरियंस से डिराइव होती है उसको हम पोस्टीरियर नॉलेज कहते हैं। इस तरह की नॉलेज के लिए आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। Therefore, man-made law must conform to higher principle of right conduct डिस्कवरेबल थ्रू रीज़न। तो इस तरह के नेचुरल लॉ स्कूल के जो थिंकर्स हैं उनका ये मानना था कि जो भी पॉजिटिव लॉ है, जो भी मैनमेड लॉ है, उसको राइट कंडक्ट के जो हायर प्रिंसिपल्स हैं उनके द्वारा कंफर्म होना चाहिए। जो रीजंस हैं उनसे ही वो डिस्कवरेबल होने चाहिए। तो नेचुरल लॉ की ये बेसिक थ्योरी थी। कॉन्सेप्ट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। कॉन्सेप्ट जो भी है वो वेरी हो सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक जिस्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो नेचुरल लॉ यही बात कहता है कि जो कानून के जो सिद्धांत है, जो थ्योरीज है, जो नॉलेज है, वो कभी चेंज नहीं होती। भले ही पर्सन चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो जाए, प्लेस चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो, स्थितियाँ बदलती रहे, लेकिन जो इसका जो बेसिक जिस्ट है, जो बेस है इसका, वो चेंज नहीं होता है। तो नेचुरल लॉ के स्कूल्स के जो हम यही जो मेन जिस्ट है, इसके डेवलपमेंट को हम 4 टाइम पीरियड में डिवाइड करके
पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इसका जो पीरियड है वो एंशिएंट पीरियड है, जिसे हम क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं, जो कि 6000 BC के अकॉर्डिंग माना जाता है। इसमें हम सुकरात पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं, जीनो को पढ़ते हैं और सिसरो को पढ़ते हैं। इसमें से सुकरात, प्लेटो और अरिस्टोटल जो ग्रीस से रिलेट थे और जीनो और सिसरो रोम से रिलेट करते थे। इसमें खासियत ये थी कि जो सुकरात थे वो प्लेटो के टीचर थे, उन्होंने मरते दम तक प्लेटो को टीच किया था, और प्लेटो जो थे वो अरिस्टोटल के टीचर थे, उन्होंने करीब 20 से ज़्यादा साल तक उन्होंने अरस्तु को पढ़ाया था। इसके अलावा रोम से जो थे वो तो जीनो थे और उसके बाद सिसरो थे। तो ये जो थिंकर्स हैं वो एंशिएंट पीरियड में, क्लासिकल पीरियड में आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, सेकंड जो इसका टाइम पीरियड है वो है मिडाइवल पीरियड, जो कि 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक माना जाता है, और इसमें हम संत अगस्तीन और संत थॉमस एक्विनास को पढ़ते हैं। थर्ड आता है रेनेसांस पीरियड, जिसमें कई सारे डेवलपमेंट हुए, एकदम से जो चेंजेस हुए, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हुए वो रेनेसांस पीरियड में हुए थे, जो कि 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक माना जाता है, और इसमें हम हॉब्स, लॉक और रूसो को पढ़ते हैं। फोर्थ जो हमारा पीरियड है वो है मॉडर्न पीरियड, जो कि 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, जिसकी वो आज तक यानी 21st सेंचुरी तक चल रहा है, और इसमें हम जो मेन थिंकर्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं वो स्टैमलर, रॉल्स और हॉल को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल पीरियड से, जो कि 6000 BC से माना गया है। अ पीरियड डोमिनेट बाय द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन। इस पीरियड में हम ग्रीक और रोमन्स के जो भी डेवलपमेंट निकल के आए उस पीरियड को हम इस क्लासिकल पीरियड में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम सुकरात को पढ़ते हैं। सुकरात ने बताया है कि लॉ इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ करेक्ट रीजनिंग। उन्होंने रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी कानून है वो रीजनिंग का ही प्रोडक्ट है। उन्होंने एक वर्चू को डिफाइन किया था। वर्चू का मतलब ये है, एक ऐसा वर्चू है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि गुडनेस को डील करता है। कहने का मतलब सभी पर्सन्स में एक वर्च्यू होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक वेलनेस, एक गुडनेस का एक कॉन्सेप्ट होता है। सभी व्यक्तियों में एक अच्छाई होती है, और ये एक अच्छाई उन्हें हेल्प करती है क्रिटिकल इवेल्युएट दी पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ का मतलब जो मेन मेड लॉ होते हैं उनको इवेल्युएट करने में, उनको क्रिटिकली इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस। डेवलप अ वे ऑफ टीचिंग कॉल्ड दी सोक्रेटिक मेथड। इन्होंने अपने टीचिंग का एक मेथड डेवलप किया था। वो मेथड क्या था कि स्टूडेंट्स को ये कहते थे कि किसी भी नॉलेज को गेन करने से पहले उसे क्रिटिकली थिंकिंग करो, उसको रीजनिंग और लॉजिक के ऊपर चेक करो, अपनी थ्योरीज खुद डेवलप करो, उस थ्योरीज में अपनी कमियां खुद ढूंढो और उसको पैचअप करो। ये इन्होंने एक मेथड दिया था और इसी मेथड को सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे कि कोई भी कानून है, कोई भी नॉलेज है, उसको आप एज इट इज़ नहीं मानो, आप उसको पहले रीजनिंग, आप उसको क्रिटिकल थिंकिंग करो, आप उसको रीजनिंग या लॉजिक पे जज करो, उसके अंदर ही अपनी थ्योरी को डेवलप करो। उस थ्योरी में अगर कोई कमियां हैं तो उस कमियों को आप निकालो, उस होल्स को आप पैचअप करो। ये इन्होंने सुकरात ने इन्होंने कहा था। Our correct scientific method is inspired by the सोक्रेटिक मेथड। ये बात भी सही है। आज का जो साइंटिफिक मेथड है, जैसे कि हम जो रिसर्च करते हैं उसमें हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस इरेज करते हैं और देन उसको हम प्रूफ करने में या डिसप्रूव करने में हम हमारी रिसर्च करते हैं। तो ये जो साइंटिफिक मेथड था ये कहीं ना कहीं सोक्रेटिक मेथड से रिलेट करता है। सोक्रेटिक मेथड ने भी यही बात कही है कि अपनी थ्योरी खुद डेवलप करनी चाहिए, उसको फिर रैशनिंग करो, उसको चेक करो, उसको थिंकिंग करो और उसके बाद उसमें कमियां निकालो। और यही सोक्रेटिक मेथड जो है साइंटिफिक मेथड में डिराइव कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो एक इसमें कमी की बात थी कि इन्होंने इतने बड़ा कॉन्सेप्ट दिया, इतने अच्छी डेवलपमेंट की बात कही, उसके बावजूद भी इनको 399 में सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी ये जो थ्योरी थी वो उस वक्त ग्रीक स्टेट को समझ ही नहीं आई। उन्हें लगा कि जो सुकरात है वो यंग्स को जो है करप्ट कर रहे हैं और किसी एक स्ट्रेंज गॉड की तरफ बिलीविंग करने के लिए उन्हें फोर्स कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि कुछ हमारे यूथ को, हमारी जनता को ये अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं, कोई अलग ही ज्ञान बांट रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं। उन्हें लगा ये देशद्रोह है और इसलिए उन्होंने सुकरात को जेल में बंद कर दिया और उन्हें पॉइजन पिला के डेथ पेनल्टी दे दी। तो ये एक बहुत ही दुखद बात थी कि सुकरात के उस वक्त के ज्ञान को समझ ही नहीं पाए। लेकिन ये ज्ञान हमारे पास कैसे आया? ये ज्ञान हमारे पास प्लेटो के थ्रू आया। प्लेटो कौन थे? प्लेटो सुकरात के स्टूडेंट थे। प्लेटो ने जीवन भर, सुकरात ने अपने जीवन भर प्लेटो को टीच किया था
और प्लेटो की वजह से ही आज की जो दुनिया है वो सुकरात को जान पाई है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी राइटिंग में सुकरात के जो भी आइडियाज़ थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे, उन्होंने उसे बताया है। और प्लेटो की इस राइटिंग की वजह से ही हम सुकरात को पढ़ पाए हैं, उन्हें समझ पाए हैं। तो प्लेटो ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म दी थी। उनका ये मानना था कि जो ट्रैक्सटेंडेंट एर्गेटिक्स टाइप्स होते हैं, जो भी एक ऐसी जिसे कहते परागमन जो भी होती है थ्योरी होती है, जिसे हम सिंपल वे में गॉड कहते हैं, जो भी नेचुरल पावर्स होती हैं जिनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, उनकी अलग अलग फॉर्म होती है और वो हर तरह की वर्ल्ड में वो पाए जाते हैं। कहने का मतलब चाहे वो कोई भी फिजिकल वर्ल्ड हो, कोई भी ह्यूमन माइंड हो, कोई भी स्पेस हो, कोई भी टाइम हो, वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट करती हैं ये फॉर्म्स। ये प्लेटो ने कहा है कि जो गॉड है, जो भी गुडनेस है, जो भी एक अच्छाई है, जो भी एक ऐसी एक नॉलेज है जो हर तरह के टाइम पीरियड में, हर तरह के वर्ल्ड में पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है और ये अलग अलग फॉर्म्स में होती है। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज आइडियलिज्म, और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया उन्होंने आइडियलिज्म, आदर्शवाद का नाम दिया, जो कि मतलब रखता है बिलीविंग इन और परस्यूइंग सम परफेक्ट विजन और बिलीव। कुछ ऐसी परफेक्ट विजन्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं, उनमें ये परस्यू करता है, उनमें ये बिलीव करता है, तो इसको ही आइडियलिज्म का नाम दिया और इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म उन्होंने कहा। फॉर प्लेटो द फॉर्म ऑफ गुडनेस, वर्च्यू, ऑनेस्टी वर एटर्नल एंड इम्यूटेबल। तो ये तो जो बेसिक जो जिस्ट हम पढ़ते आ रहे हैं वही है कि प्लेटो का ये कहना है कि जो भी गुडनेस है, जो भी वर्च्यू, ऑनेस्टी है, वो हर पर्सन में होती है और ये इम्यूटेबल होती है, मतलब ये चेंज नहीं होती है, ये बदलती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है। दे आर गिवन टू ऑल मैन इन इक्वल मेज़र। ये सभी तरह के सभी इंसानों में इक्वली मेज़र होती है गुडनेस, मतलब अच्छाई जो होती है वो सभी पर्सन्स में, ऑनेस्टी, ईमानदारी, अच्छाई, ये सभी पर्सन्स में होती है। और इसी के द्वारा, इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है वो सेंस ऑफ जस्टिस डेवलप होता है हर पर्सन्स में। तो ये प्लेटो ने बात कही। इसके बाद हम पढ़ते हैं अरस्तु को। अरस्तु जो थे वो प्लेटो के स्टूडेंट थे। उन्होंने प्लेटो से करीब 20 साल तक उन्होंने स्टडी की थी, उन्होंने उससे ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन उन्होंने ये जो नोशन ऑफ फॉर्म था उसको तो इन्होंने माना, प्लेटो ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म दिया था इसके नोशन को इन्होंने माना, लेकिन जो इसकी थ्योरी दी थी उस थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कहने का मतलब ये था, अरस्तु ये मानते थे कि फॉर्म्स तो होती हैं, फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ गलत है। कहने का मतलब ये है कि जो भी फॉर्म्स होती है वो किसी ना किसी चीज़ की फॉर्म होती है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है। एक सब्सटेंशियल फॉर्म इज अ काइंड that is attributed to a thing without which that thing would be of a different kind or would cease to exist altogether। कहने का मतलब ये है कि एक फॉर्म होती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो किसी और चीज़ की फॉर्म होती है। यानी कि जो गुडनेस है, जो ऑनेस्टी है, इस तरह की फॉर्म्स हैं, अच्छाई है, सभी पर्सन्स में अच्छाई है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली नहीं है, वो समथिंग, एवरी फॉर्म इज द फॉर्म ऑफ समथिंग, वो समथिंग की फॉर्म है, किसी ना किसी चीज़ की वो फॉर्म है। ये बात अरस्तु ने कही थी, उन्होंने इस थ्योरी को इस तरह से बताया। इसके बाद हम पढ़ते हैं जीनो को। जीनो जो रोम से थे, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु ये ग्रीस से थे, लेकिन जीनो को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जीनो ने एक ऐसी थ्योरी दी जो बाद में रोमन एम्पायर ने अपने जो उनका जो लॉ था उसमें उन्होंने उसको शामिल किया था, तो इसलिए हम जीनो को पढ़ते हैं। तो जीनो एक मर्चेंट थे, वेल्दी मर्चेंट थे, लेकिन बाद में इन्हें कुछ लॉस हो गया और फिर ये फिलॉसफी की तरफ टर्न कर गए और उसके थ्रू इन्होंने सुकरात को पढ़ा और इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर इन्होंने उसी ज्ञान को जब बांटा तो इस फॉर्म को स्टॉकिज्म कहा जाता है। यानी कि जब जीनो अपने स्टूडेंट्स के साथ स्टडी करते थे, उन्हें समझाते थे, तो वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में, जिसे स्टॉय पॉइल्किंग करके एक बिल्डिंग थी, वहाँ वो पढ़ाते थे, तो इसीलिए इससे वर्ड निकल के आया स्टॉइकिज्म। और इनके जो फॉलोअर थे, जो भी इनके स्टूडेंट थे, जो भी इनकी बातों को मानते थे, उनको स्टॉइक्स कहा गया।
ये एक जस्ट नॉलेज की बात है। लेकिन हम जीनों को क्यों पढ़ते हैं? रोमन एम्पायर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइसिज्म एंड thus paid high tribute to natural law because Stoicism was basically a branch of natural law theory। इन्होंने क्या किया था, जीनों ने जो भी थ्योरी दी थी उस थ्योरी से जो रोमन एम्पायर था, रोम एम्पायर था, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। उन्होंने अपने नेचुरल लॉ की थ्योरी में इस थ्योरी को भी उन्होंने शामिल किया था। तो जीनों की थ्योरी क्या थी? जीनों ने 3 डिवीज़न बताए थे। उन्होंने नेचुरल लॉ के 3 डिवीज़न बताए थे। फर्स्ट था जस्ट सिविले। जस्ट सिविले का मतलब है एक ऐसा सिविल लॉ जो कि रोमन सिटीजन्स पे ही अप्लाई होता है। उनके लिए जो भी कानून बनता है, जो रूल्स बनते हैं, वो रोमन सिटीजन के लिए बनते हैं, उसको जस्ट सिविले कहा गया। और जो जस्ट जैंथेनियम था वो फॉरेनर के लिए, मतलब जो भी रोम से बाहर थे, उन्हें जब आपको रेगुलेट करना है तो मजिस्ट्रेट उनके लिए कानून बनाते थे। तो वो जो कानून होता था उसे जस्ट जैंटेनियम कहा जाता था। और ये किस पे बेस होते थे? ये होते थे जस्ट नेचुरलिज्म पे, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ पे ये बेस्ड होते थे। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। और ये जो जस्ट जैंथेनियम था, इसको अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहली बार ये चीज़ निकल के आई थी कि आप इंटरनेशनली कोई सिटीजन्स हैं, कोई लोग हैं, उनको अगर आप रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ बनाते हो तो उसे इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, जो कि जीनों की लैंग्वेज में जस्ट जैंथेनियम था। इसके बाद निकल के आता है सिसरो। सिसरो बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत इतनी बड़ी थ्योरी नहीं दी, लेकिन फिर भी इनको हम पढ़ते हैं। ये रोमन फिलोसफर थे। स्टेट दैट लॉ इज़ दी हाईएस्ट रीज़न इम्प्लांटेड इन नेचर। इनका ये मानना था कि जो लॉ है, जो जो रीज़न है, ये नेचर में ही इम्प्लांट होता है, नेचर के अंदर ही होती है ये कमांड। मतलब नेचर ही हमें ये कमांड देती है कि व्हाट ऑट टू बी डन एंड फॉरबिड दी अपोजिट। ये हमें बताती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लॉ के अंदर खुद में ही एक कमांड होती है, ये इम्प्लांट होता है, और ये इन्होंने सिसरो ने कहा था। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिडाइवल पीरियड। ये हमारा जो एंशिएंट पीरियड था ये ख़त्म होता है। इसमें हमने सुकरात को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, अरस्तु को पढ़ा, जीनों को और सिसरो को पढ़ा। इसके बाद जो डेवलपमेंट पढ़ते हैं हम सेकेंड चीज मिडाइवल पीरियड, जो कि 5th से 15th सेंचुरी तक था। मार्क द डिक्लाइन इन द स्टडी ऑफ ग्रीक एंड रोमन एंड एम्फेसिस प्लेस ऑन रिलीजन एंड फेथ। इसमें जो चीज़ें निकल कर आई वो रिलीजन, धार्मिक बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ, विश्वास का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, और इसी को हम मिडाइवल पीरियड में पढ़ते हैं। कैथोलिक फिलोसफर्स एंड थियोलॉजिस्ट ऑफ मिडिल एज गेव अ न्यू थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। इसमें जो थियोलॉजिकल मतलब जो भी रिलीजन से रिलेटेड जो भी थिंकर्स थे उन्हें हम थियोलॉजिकल्स कहते हैं, फिलोसफर्स। इन्होंने नेचुरल लॉ की बहुत सारी थ्योरीज को इस एज में डेवलप किया। थ्रू दे टू गेव इट थियोलॉजिकल बेसिक दे डिपार्ट फ्रॉम दी ऑर्थोडॉक्सी ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिज्म फादर्स। देयर व्यूज़ वर मोर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक। इन्होंने क्या किया कि जो भी क्रिश्चियनिट जो कम्युनिटीज़ थी, जो भी क्राइस्ट का जो भी नॉलेज था, उस पुराने नॉलेज को इन्होंने डिपार्ट किया, उसको हटाया और उसको एक लॉजिकली और सिस्टमेटिक ढंग से उसको आगे डेवलप करते हुए हमारे सामने उन्होंने रखा। इसमें अगर हम थिंकर्स को पढ़ते हैं तो संत अगस्तिन एंड संत थॉमस एक्विनास को हम इसमें पढ़ते हैं, जिन्होंने जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन थे, फिलोसफर थे इस टाइम पीरियड के। संत अगस्तिन कहते हैं व्हाट आर स्टेट विदाउट जस्टिस बट रॉब हैंड्स अनलार्ज। इन्होंने जो कानून दिया उनका ये कहना था कि जस्टिस के बिना, उसकी स्टेज के बिना कोई भी कानून नहीं है। तो ये इन्होंने बात कही थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेंट थॉमस एक्विनास को। अनजस्ट लॉज डिजर्व नो ओबीडियंस, ये इन्होंने बात कही थी। ही सेड that man can find out natural law by applying reason and study scriptures of revelations of God। इनका ये मानना था कि जो भी गॉड को बताने के लिए जो भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, जो भी धार्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं,
उनको पढ़कर हम रीज़न डेवलप कर सकते हैं और उसी से हम नेचुरल लॉ को फाइंड आउट कर सकते थे। तो बेसिकली इन्होंने जो ये जो धार्मिक निकल के आया था, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा धर्म को लेके जो डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा था, उसी के बेस पे इन्होंने ये बात कही कि जैसे हमें गॉड को पाना है, उनसे हमें जानना है क्या है वो पावर, वो एक अदृश्य शक्ति क्या है, उसको अगर हमें जानना है तो जो भी स्क्रिप्चर्स है जो कि चर्च द्वारा लिखे गए हैं उनको हमें पढ़ना है, उसी से रीज़न डेवलप होगा और उस रीज़न को अप्लाई करके ही हम नेचुरल लॉ को जान सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली 4 स्टेजेस बताई ही उन्होंने लॉ की। फर्स्ट है इटर्नल लॉ, जिसे कहते हैं कि ये ऐसा लॉ है जो गॉड ही जान सकता है। तो इसके बारे में तो हम ज़्यादा क्या बात करें कि इटर्नल लॉ मतलब जो चेंज नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। जो हमने इम्यूटेबल और इटर्नल के बारे में जो बात पढ़ा वो है नॉन ओनली गॉड। उसके बाद ये बोलते हैं डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ यानी लेक्स डिविना, पार्ट ऑफ इटर्नल लॉ, इटर्नल लॉ का ही एक पार्ट है, रिवील्ड टू मैन बाय गॉड थ्रू हॉली स्क्रिप्चर। मतलब जब हम भगवान को, उस अदृश्य शक्ति को, जो भी धार्मिक चीज़ें हैं, पुस्तकें हैं, उनसे हम जब जानते हैं तो इसको डिवाइन लॉ कहते हैं। इसके बाद आता है नेचुरल लॉ, लेक्स नेचुरल, पार्ट ऑफ डिवाइन लॉ। ये भी पार्ट ऑफ डिवाइन लॉ का ही है कि इसको जब हम अंडरस्टूड करता है कोई भी रीज़न के थ्रू से तो उसको हम नेचुरल लॉ कहते हैं। देन फिर आता है ह्यूमन लॉ, जिसे लेक्स ह्यूमना कहते हैं, दी मैन मेड लॉ, जिसे पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं। नेचुरल लॉ इज दैट पार्ट विच रिवील इटसेल्फ। नेचुरल लॉ इज दैट पार्ट विच रिवील इटसेल्फ इन नेचुरल रीज़न। नेचुरल लॉ जो कि रीज़न से निकल के आता है, हम रीज़न से अप्लाई करके जब उस चीज़ को जानते हैं तो उसे नेचुरल लॉ कहते हैं। दिस इज़ अप्लाइड बाय ह्यूमन बीइंग टू गवर्न देयर अफेयर एंड रिलेशन। ये इससे ह्यूमन बीइंग के गवर्न करने के लिए, उनके रिलेशंस को, उनके अफेयर्स को गवर्न करने के लिए ही अप्लाई किया जाता है। फॉर डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ क्यों होता है? चर्च की अथॉरिटी होती है और उनके ही द्वारा जब कोई भगवान के बारे में, उस अदृश्य शक्ति के बारे में जब बताया जाता है तो उसको हम बेसिकली ये बात कहते हैं कि डिवाइन लॉ है, जो कि स्क्रिप्चर से, जो कि चर्च ने जो लिखा है, जो बताया है, उसके थ्रू अगर हम गॉड को जानने की कोशिश करते तो डिवाइन लॉ होता है। बेसिकली इन्होंने चर्च को स्ट्रेंथ किया था उसकी पोजीशन को स्ट्रेंथ किया था बाय गिविंग रीजनिंग to what was earlier just faith, strengthened their supremacy of church by giving a rational argument in favor of religion and church। तो अगर जो थॉमस एक्विनास थे उन्होंने चर्च के जो भी रिलीजन्स थे, चर्च थे, उनके फेवर में एक रैशनल आर्गूमेंट के थ्रू उन्होंने चर्च की सुप्रीमेसी को माना, उन्हें और शक्तिशाली किया। और उनका कानून वही है जो कि चर्च ने अपने पुस्तकों में लिखा है, समझाया है उस अदृश्य शक्ति के बारे में। अकॉर्डिंग टू एक्विनास, पॉजिटिव लॉ मस्ट कन्फर्म टू नेचुरल लॉ। तो ये बात तो हर थिंकर कह रहा है कि जो नेचुरल लॉ है वो कन्फर्म होना चाहिए, जो पॉजिटिव लॉ है वो कन्फर्म होना चाहिए नेचुरल लॉ से। इज़ वैलिड ओनली टू दी एक्सटेंट टू विच इट इज़ कंपैटिबल विथ नेचुरल लॉ। Son Thomas Aquinas' ideas have influenced modern constitutionalism। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं रेनेसेंस पीरियड, जो कि 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक हम इसको पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे। रिवाइव ऑफ लीनिंग एज scholars studying Greeks and Romans instead of relying on scriptures, they look at the purpose of human life itself to extract natural law principles. This period of renaissance in the history of development of natural law may also be called the modern classical era, which is marked by rationalism and emergence। तो इस तरह की जो रेनेसेंस का जो ये पीरियड था, इसमें बहुत सारी जो धार्मिक चीज़ें हैं वो डेवलप हुई, बहुत सारी चीज़ें कला में, अलग अलग चीज़ों में डेवलपमेंट हुए और इसी डेवलपमेंट से नेचुरल लॉ में भी डेवलपमेंट आया और इसको हम मॉडर्न क्लासिकल एरा के नाम से समझते हैं। अ वेरी इम्पॉर्टेंट
वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरी विच इमर्ज इन दिस टाइम पीरियड वॉज दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इस पीरियड में जो ये जो रेनेसेंस पीरियड है, इसमें जो सबसे ज़्यादा नेचुरल लॉ के लिए जो सबसे ज़्यादा थ्योरी निकल के आई वो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज़ अ स्टेट ऑफ नेचर। एक इस थ्योरी में हॉब्स, लॉक, रूसो को हम पढ़ते हैं और उन्होंने एक स्टेट ऑफ नेचर बताई थी, नेचर की एक स्टेज ऐसी बताई थी जहां उन्होंने बताया था कि विच देयर आर नो राइट्स, जहां किसी तरह के कोई राइट्स नहीं थे, नो ड्यूटीज़ ऑन एनी वन, किसी के भी कोई राइट्स नहीं थे, कोई ड्यूटी नहीं थी। नेचर की एक ऐसी स्टेज के बारे में बताया जहाँ पे ह्यूमंस ने साथ आए, वो उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया। is basically a contract that everyone has certain rights and those rights are enforced by putting certain duties on everyone। इन्होंने क्या किया कि एक नेचर की एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे किसी के पास किसी तरह के कोई राइट्स नहीं थे, कोई ड्यूटीज़ नहीं थी, और इन्होंने एक साथ मिलके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसके बाद इन्होंने जो भी राइट्स थे, जो भी ड्यूटीज़ थी, वो इन्होंने उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टेट को दे दी और इन्होंने ये बात मानी। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, अ सिंपल एग्जाम्पल इज़ दैट एवरीवन हैज़ राइट टू लाइफ, कि सबके पास एक जीवन जीने का अधिकार है। ये एक अगर राइट है तो इसी से एक ड्यूटी निकल के ही आती है कि फिर हमें मारने का हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, सो एवरी पर्सन हैज़ ड्यूटी टू नॉट किल एनीवन, किसी को भी मारने का उसका ये ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया कि इस नेचुरल लॉ को उन्होंने नेचुरल राइट में शिफ्ट किया और इसी से ह्यूमन राइट निकल के आया। ठीक है, इसमें हम तीन थिंकर्स को पढ़ते हैं, थॉमस हॉब्स, लॉक को और रूसो को। तो सबसे पहले थॉमस हॉब्स है। इन हिज स्टेट, इन्होंने जो नेचर की जो स्टेज बताई, उनका ये कहना था कि इसमें जो मैन था, जो वो हमेशा एक डरा हुआ सा रहता था, उसे लगता था कि उसको उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसे मृत्यु का भय हमेशा लगा रहता था। इट वॉज अ हॉरिबल प्लेस टू लिव इन पीपुल फॉर्म सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्म किया और अपनी सारी जो भी पावर्स थी, जो भी अपनी इच्छाएं थी, वो उन्होंने स्टेट को दे दी, विच बिकम दी सॉवरेन, और इसी से जो स्टेट जो था वो सॉवरेन बन जाता है। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर एवरीवन्स राइट टू लाइफ एंड ऑर्डर अमॉन्ग ऑल इन दी सोसाइटी। उन्होंने क्या किया कि ये जो हॉब्स ने अपनी नेचर की जो स्टेज बताई, उनका ये कहना था कि इसमें एक जंगल राज की जैसे था, पर्सन्स को हमेशा डर लगा रहता था, लोगों को ये डर लगा रहता था कि हमें कोई मार देगा। तो आपस में इस तरह इस डर को मिटाने के लिए उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें उन्होंने अपनी सारी जो भी राइट्स थे वो उन्होंने स्टेट को दे दिए। इससे स्टेट सॉवरेन बन गया, इतना पावरफुल बन गया, और इसी के साथ वो रेस्पॉन्सिबल हो गया सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इन्होंने अपनी इस बात को अपनी बुक लेवायथन में भी लिखा है। लेवायथन एक तरह से जो एक सी मॉन्स्टर था, सी मॉन्स्टर से हम बच नहीं सकते, उससे लड़ नहीं सकते, इसलिए हम अपने जो भी उसके आगे हम सरेंडर कर देते हैं और फिर उसका काम हो जाता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये इन्होंने बात कही थी। हिज बुक लेवायथन आर्ग्यू फॉर अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल बाय एन एब्सोल्यूट सॉवरेन। उन्होंने एक एब्सोल्यूट सॉवरेन के बारे में बताया और इसी को लेवायथन से उन्होंने रिलेट किया था। Hobbes wrote that civil war and the brute situation of a state of nature, the war of all against all, एक ऐसी वार जो कि सभी के खिलाफ थी, इसको इन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, इस अपने लेवायथन के थ्रू बताया था। इनका ये कहना था कि जो इस तरह से जो भी इन्होंने पावर जो भी स्टेट को इन्होंने दी है, वो पावर से स्टेट एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बन जाती है, ये अनडिवाइडेड हो जाती है और ये इंडिविजुअल का ध्यान रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। हॉब्स थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ सपोर्टेड द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी के आइडिया को ये सपोर्ट करता है, ऑफ द सॉवरन अ सुपर स्टेबल एंड सिक्योर गवर्नमेंट। तो ये इन्होंने एक थ्योरी दी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक फोकस मोर ऑन इंडिविजुअलिज्म। इन्होंने एक
इंडिविजुअल के बारे में बात की थी। इनका कहना था कि इनकी जो थ्योरी थी थोड़ी हॉब्स से अलग थी। इन हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट पीपल डोंट गिव ऑल देयर राइट्स। इनका कहना था कि सभी तरह के राइट्स जो है उन्होंने स्टेट को नहीं दिए थे टू दी सॉवरेन, बट ओनली अ पार्ट ऑफ देयर राइट। उन्होंने कुछ ही राइट्स थे जो अपने दिए थे। लॉक सपोर्टेड इंडिविजुअल लिबर्टी। इन्होंने एक बहुत नया कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। इन्होंने कहा था कि जो आपका जो राइट टू ऑफ लाइफ है ये तो आपका एब्सोल्यूट राइट है ही, लेकिन इसी में इंडिविजुअल लिबर्टी और जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो भी आपके राइट्स है और वो आप स्टेट को नहीं देते हो, वो आपका राइट है। और स्टेट को, सॉवरेन को आप सारे राइट्स जो है वो नहीं देते हो। इन्होंने हॉब्स की इस थ्योरी को डिनाई कर दिया कि जो सॉवरेन है वो अल्टीमेट है। उन्होंने बताया कि जो सॉवरेन है वो अल्टीमेट नहीं है। कहने का मतलब ये है जो भी पर्सन है, जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट कर रहे हैं वो एबल है प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट का, वो स्टेट को प्रोटेस्ट करने की, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए एबल होते हैं। एंड ओवरथ्रो इट इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स राइट। और अगर जो स्टेट है और जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है तो उसको हम ओवरथ्रो भी कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं जीन जैक रूसो के बारे में, जिनका ये कहना था अकॉर्डिंग टू हिज मैन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू परसेंस दिस राइट, प्रिजर्व दी राइट। अपने राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए ही वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। राइट ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम। दे सराउंडेड देयर राइट्स नॉट टू ए सिंगल इंडिविजुअल बट टू कम्युनिटी। वो अलग अलग सबकी राइट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। उनका ये कहना है एक कम्युनिटी होती है, उन सबकी एक होल जो है उनकी एक कंसेंट होती है, उनकी एक विल होती है जिसे उन्होंने जनरल विल का नाम दिया, वो हम स्टेट को सौंपते हैं। और वो जो थ्योरी ऑफ जनरल विल थी उनका ये कहना था कि जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, वो इस विल को सौंपते हैं और चूंकि वो उन्हीं की विल है, उन्हीं की इच्छा है, इसलिए उसको मानना उनके लिए ज़रूरी होता है। बिकॉज इट इज़ इन अ वे योर विल टू, क्योंकि आप ही की विल है। द गवर्नमेंट एंड लॉ बोथ शुड बी, द गवर्नमेंट एंड द लॉ बोथ शुड बी adhering to the general will. Interest of community is more important than interest of individual according to रूसो। रूसो का कहना था कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी की जो जनरल विल है, उसका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि इन्होंने जैसे हम कहा जाए कि इन्होंने लोक हित के बारे में बताया कि जो जनता है उसका हित ज़्यादा ज़रूरी बजाय किसी व्यक्तिगत हित के बारे में जो बात की थी, जो कि लॉक ने बात कही। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी लास्ट स्टेज है मॉडर्न पीरियड, इस पे आते हैं, जो कि 18th सेंचुरी से टिल टुडे तक चल रही है। इसमें जो भी थिंकर्स निकल के आए 19th सेंचुरी के, वो सभी एनालिटिकल्स थे, जो भी पॉजिटिव लॉ के थे वो निकल के आए और इन्होंने माना कि जो इम्यूटेबल ट्रूथ है ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी नेचुरल लॉ है ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है। फिर भी जो उसका बेसिक है, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट निकल के आया, उसको इस मॉडर्न पीरियड में अपनाया गया है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं डेविड ह्यूम को। डेविड ह्यूम ने कहा कि सेड दैट नेचुरल लॉ सेज दैट वैल्यूज़ आर इनहेरेंट इन नेचर। जो भी वैल्यूज़ है, जो भी मॉरल्स है, वो नेचर में इनहेरेंट होती, वहाँ होती ही होती है। विच इज़ नॉट ट्रू द वैल्यू एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस वेरीज अ लॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इनका ये मानना था कि अगर जो वैल्यूज़ है वो इनहेरेंट होती है नेचर में, तो फिर सभी जगह के जो कानून है, सभी जगह के जो लॉज है, वो अगर इतने ही परफेक्ट होते, इतने ही कंप्लीट सिस्टम में होते, तो वो अलग अलग क्यों होते, अलग अलग कानून क्यों होते? क्योंकि हर सोसाइटी के, हर सिस्टम के अलग अलग कानून हैं, अलग अलग लॉज बने हुए हैं। अगर सब जगह एक ही है, ये बात वो मानते कि है सब जगह एक ही है, लेकिन अगर ये एक ही है तो फिर ये अलग अलग क्यों है? कहने का मतलब इन्होंने ये माना है कि नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ में डिफरेंस है। आप उसी नेचुरल लॉ को ही पॉजिटिव लॉ नहीं कह सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेंथम को। बेंथम का कहना है, बेंथम ने नेचुरल लॉ उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई चीज़ नहीं होती, सिंपली नॉनसेंस होती है। कहने का मतलब कि ऐसे कोई राइट्स नहीं होते हैं जिसको हम स्टेट को सारे ही राइट्स हम दे दें, ऐसे कोई राइट्स नहीं होते हैं, ये सिंपली नॉनसेंस होती है। बेंथम ने बात कही है।
ऑस्टिन ऑस्टिन तो पॉजिटिव लॉ के जिसे कहते हैं ना सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट माने जाते हैं। ऑस्टिन डिडंट बिलीव इन एनी नेचुरल राइट, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल राइट्स आर क्रिएटेड बाय स्टेट। इनका ये कहना था कि नेचुरल राइट्स जैसे नेचुरल लॉ जैसा कुछ नहीं होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जो भी राइट्स होते हैं वो स्टेट क्रिएट करता है और स्टेट ही उसको एनफोर्स कराता है। डिडंट एक्नॉलेज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को नहीं माना है। ही सेड द पीपल डिडंट कंसेंटेड टू ओबे द स्टेट, कि स्टेट की किसी भी बात को मानने के लिए कंसेंट लोगों ने अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से नहीं दी है। द स्टेट फोर्स देम टू ओबे, स्टेट ने उन्हें फोर्स किया है इस बात को मानने के लिए, और यही जो कमांड ऑफ स्टेट है, यही कमांड ऑफ स्टेट जो है लॉ है, ये ऑस्टिन कहते हैं अपने मॉडर्न पीरियड में। फॉलोइंग वर्ल्ड वार सेकेंड नेचुरल लॉ गैदर एक्सेप्टेंस ड्यू टू दी एट्रोसाइट्स ऑफ नाजीज ड्यूरिंग वार। उसी वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था और ये माना जाने लगा कि नेचुरल लॉ जैसा या फिर जो कि सभी के समान अधिकार है, ऐसी बात सामने निकल कर आई। ये एक चीज़ें जो पहले जो चली गए थे, जो जिस्ट हम पढ़ रहे थे पहले, वो जो जिसको धीरे धीरे भुलावा की बात करने लगी थी, इनका ये मानना था कि नहीं, नेचुरल लॉ जैसी चीज़ होती है, एक एब्सोल्यूट राइट जैसी चीज़ होती है। और इसी से निकल के आया UDHR, जो कि 1948 में UN ने डेवलप किया था, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बाय ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। ये इसके थ्रू निकल कर आई। In 20th century there were certain attempt to revive natural law, कुछ नेचुरल लॉ को रिवाइव किया गया 20th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इतनी ज़्यादा मानवता का नुकसान हुआ, तो निकल के आया कि नहीं, कुछ ऐसे राइट्स कुछ ऐसे डेवलप होने चाहिए, कुछ ऐसे राइट्स डेवलप होने चाहिए जो कि नेचुरल लॉ से निकल के आते हैं। तो इसी में हम स्टैमलर को पढ़ते हैं। वॉज एन exponent of natural law with a variable content which is hybrid theory। इन्होंने नेचुरल लॉ और वेरिएबल कंटेंट निकाला जो कि हाइब्रिड थ्योरी थी, एनालिटिकल एंड नेचुरल लॉ की। इन्होंने इनका ये कहना था कि एक टेक्निकल लीगल साइंस होता है और एक थियोरेटिकल लीगल साइंस होता है। जो टेक्निकल लीगल साइंस होता है वो ये बताता है कि लॉ का कंटेंट क्या होगा, और जो थियोरेटिकल लीगल साइंस होता है वो ये बताता है कि अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या है। तो ये इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ये इन्होंने एक मिक्स थ्योरी दी थी, नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ को मिला के इन्होंने मिक्स थ्योरी दी थी, एक हाइब्रिड थ्योरी दी थी। सो बेसिकली लॉ कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज विच विल बी बेस्ड ऑन पोस्टीरियर नॉलेज। तो ये तो हम मानते ही हैं कि अलग अलग सिस्टम में अलग अलग जो होती है उसको अगर हमें जानना है, उसको अगर हमें पहचानना है, नॉलेज लेनी है, तो हमें उसके लिए प्रायर नॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जो एब्स्ट्रैक्ट हमारा जो है, वो तो जो है नेचुरल लॉ ही है, और उसके लिए हमें प्रायर मेथड की ज़रूरत है। कहने का मतलब उसके लिए हमें कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जॉन रॉल्स को, जिसने अपनी बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये बात कही है, अब मिडिल ग्राउंड, उन्होंने इसके बीच का एक ग्राउंड चूज़ किया है बिटवीन यूटिलिरिज्म एंड नेचुरल लॉ। उन्होंने जो यूटिलिरिज्म में उपयोगितावाद है और जो नेचुरल लॉ है उसके बीच की उन्होंने एक ग्राउंड निकाला, और बाय यूजिंग हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल पोजिशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस टू डिटरमाइन दी स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी। तो उन्होंने भी ये बात कही कि बीच का एक लॉ होता है, ना तो हम पूरी तरह से नेचुरल लॉ पे जा सकते हैं, ना ही पूरी तरह से हम पॉजिटिव लॉ पे जा सकते हैं, उनके बीच की एक थ्योरी होती है। कहने का मतलब सबका कल्याण, सबका हित करना है हमें, और ये इन्होंने एक थ्योरी निकाली। फिर जेरोम हॉल पढ़ते हैं। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट इट इज़ द टाइम टू रीयूनिट ऑल डिसिप्लिन। उन्होंने सभी डिसिप्लिन्स को रीयूनिट किया। जूरिस्प्रूडेंस शुड बी एडिक्वेट इन द सेंस दैट इट विल कंबाइन पॉजिटिविस्ट, नेचुरलिस्ट एंड सोशलिस्ट। मतलब अगर हमको बात करने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, तो हमें इसकी सभी थ्योरी को मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा। यही इसको इन्होंने नाम दिया इंटीग्रेटिव जूरिस्प्रूडेंस, किन्होंने? जेरोम हॉल ने।
तो एक तरह से ये हमारा पॉजिटिव लॉ है जो अलग अलग हमने टाइम पीरियड में डेवलप हुआ है। और इसके अगर कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले दिया था प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग मॉरल कॉन्सेप्ट। इन्होंने एक मॉरल कॉन्सेप्ट दिया है नेचुरल लॉ ने हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को, वो है पैक्टा एंड सर्वेंडा, इसका एक एग्जाम्पल है, यानी एग्रीमेंट आर टू बी ऑनर। किसी भी आप देखो देशों, पैक्टा एंड सर्वेंडा क्या है, किसी भी आपस में देशों के बीच में एक तरह का ये एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है, एग्रीमेंट होता है, एक दूसरे का सम्मान किया जाएगा, एक दूसरे को ऑनर किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया है, नेचुरल लॉ से निकल कर आया। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है मॉडर्न वर्ल्ड को। इंस्पायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सच एज यूएसए, फ्रांस। इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी डेवलप करी, डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक की थ्योरी डेवलप करी, और इसी से फंडामेंटल राइट्स निकल कर आए हैं। थर्ड जो कॉन्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वेलिटी डेवलप ऑन नेचुरल लॉ। इन्होंने इक्वेलिटी को डेवलप किया है, नेचुरल लॉ से ही निकल के आया है। मॉडर्न लॉ में अगर आज हम इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ से निकल के आ रहा है, नेचुरल लॉ से निकल के आ रहा है। फोर्थ इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस। इन्होंने नेचुरल जस्टिस जो भी प्राकृतिक न्याय है, साम्य न्याय, जस्टिस, इक्विटी के बारे में हम पढ़ते हैं, इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब डेवलपमेंट कहाँ से निकल के आया, ये नेचुरल लॉ से निकल कर आया। तो ये हमारे नेचुरल लॉ स्कूल्स का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे मॉडर्न पीरियड को। तो यही ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसका योगदान है, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीज़ें निकल कर आई, और यही हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसकी इंपॉर्टेंस है कि आज भी नेचुरल लॉ को हम हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस में इन्वॉल्व करते हैं और ये हमारे उतने ही इम्पॉर्टेंट रखता है। थैंक यू।